रेट कहां मिलता है आपको? HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में, या सैक कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड में। अब जो वैल्यू इंटू रेट कर दिए, वो टैक्स पे कैसे करें? तो 16 से 21 होता था ITC, जिसमें से आपको 16 टू 18 पढ़ना होता है। क्लियर है? 16 क्या होता है? तो 16 होता है आपका एलिजिबिलिटी। 16 एलिजिबिलिटी, ये क्रेडिट देने का बात करता है। 17 होता है इन एलिजिबिलिटी, ये क्रेडिट नहीं देने का बात करेगा। और 18 होता है स्पेशल केसेस में एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी बोथ। अब एलिजिबिलिटी 16 का बात कर ले अगर अपने, तो ये तो एक पेज का कंटेंट था। 16(1) बोलता है क्रेडिट किसको देंगे? तो जो आदमी रजिस्टर्ड है उसी को देंगे, प्लस बिजनेस यूज करेगा तभी। तो रजिस्टर्ड पर्सन प्लस बिजनेस यूज। अब इस आदमी को कब दें? ये जरूर याद रखिएगा, 16(2) में 4 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो ही ITC मिलता है। पहला, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस। दूसरा, आपके पास गुड्स या सर्विस आ जाना चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए। आप पार्टी को इनिशियली दो ना दो, गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए। और चौथा, आपको GSTR 3B भरना पड़ेगा। तो ये 4 का 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आप ITC ले पाओगे। पहला, इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस कितने टाइप का हो सकता है? 5। नॉर्मली सप्लायर जो देगा, टैक्स इनवॉइस। वैल्यू बढ़ गया, डेबिट नोट। RCM है तो सेल्फ इनवॉइसिंग प्लस पेमेंट वाउचर या पेमेंट का प्रूफ। ISD क्रेडिट बाटा है तो ISD इनवॉइस। और कस्टम्स का गुड्स इंपोर्ट कियो तो बिल ऑफ एंट्री। तो ये 5 इनवॉइस के बेसिस में आप क्रेडिट ले सकते हो। नेक्स्ट, दूसरा, आपके पास गुड्स या सर्विस भी आ जाना चाहिए। अगर गुड्स लॉट्स में आ रहा है, याद रखिएगा, तो आप लॉट वाइज क्रेडिट नहीं ले सकते, आखिरी लॉट में पूरा क्रेडिट दीजिएगा। और अगर बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन है, बिल टू शिप टू, तो हम लोग डीम्ड कर लेते हैं कि आप रिसीव कर लिए। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन था गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए, आप पार्टी को दो ना दो। बोलने का मतलब क्या है? मान लो हम सप्लायर हैं, आप रेसिपिएंट हो, आप मेरे को पैसा दे दिए बट हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, आपको ITC नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलता है मेरे को मिलेगा तभी देंगे क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मेरे को पैसा नहीं दिए, हम खुद से अपने से टैक्स दे दिए, तो आपको ITC मिल जाएगा। मतलब पेमेंट टू पार्टी रेलिवेंट नहीं है, पेमेंट टू गवर्नमेंट रेलिवेंट है। हाँ, इनिशियली रेलिवेंट नहीं है, पार्टी को दो ना दो, बट आपको मेरे को सब्सिक्वेंटली 180 दिन के अंदर में दे देना पड़ेगा टैक्स, पैसा, वैल्यू प्लस टैक्स का। अगर आप मेरे को 180 दिन के अंदर में पैसा नहीं दोगे, तो आप जो ITC लिए हो ना, इसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स कैसे करते हैं हम लोग? ITC घटाते नहीं है, लायबिलिटी में ऐड कर देते हैं। और सिर्फ लायबिलिटी में ऐड नहीं होगा, इंटरेस्ट भी लगेगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, चौथा कंडीशन, रिटर्न भरना होगा 3B। इसके बाद टैक्स कंपोनेंट का या तो आप क्रेडिट लीजिएगा या डेप्रिसिएशन क्लेम करिएगा इनकम टैक्स में, अगर प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे है तो। दोनों साथ में नहीं मिलेगा। और ये जरूर याद रखिएगा, जो भी क्रेडिट लेन देन लेना वगैरह है, इसके लिए एक टाइम लिमिट है। इस टाइम लिमिट 16(4), जिसको हम लोग बार बार बोले नंबर वाइज, इस टाइम लिमिट के बाद आप क्रेडिट नहीं लिए तो गया, डूब गया, आप नहीं ले पाओगे। क्या है वो टाइम लिमिट 16(4) का? तो 16(4) का टाइम लिमिट बोलता है अर्लियर ऑफ 2। कौन कौन सा? नंबर 1, जो भी आपका ईयर है, ईयर एंड से 6 महीने का रिटर्न फाइलिंग डेट। ईयर एंड से 6 महीना, मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर है 19-20, तो ईयर एंड से 6 महीना, मार्च 20 से 6 महीना मतलब सितंबर 20। और सितंबर का रिटर्न फाइलिंग डेट, रिटर्न कब भरते हो? नेक्स्ट मंथ 20th को। तो ये हो जाता डेट आपका 20 अक्टूबर 2020। और नंबर 2, इसके पहले अगर आप डेटा फ्रीज करवा दिए तो कैसे फ्रीज होता है? एनुअल रिटर्न भर दिए तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न।
तो अगर आप क्रेडिट लेना है तो इस पीरियड में ले लीजिएगा, इसके बाद लेना भूल गए अगर क्रेडिट, डूब गया आपका। ये टाइम लिमिट ओरिजिनल क्रेडिट के लिए है, री क्रेडिट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। आप बोलोगे री क्रेडिट क्या होता है, याद है अभी बोले थे 180 दिन के अंदर में आपको पैसा देना है, नहीं दिए तो आपका लायबिलिटी बढ़ा देते थे विथ इंटरेस्ट, बट एज एंड व्हेन आप पेमेंट करोगे तो फिर से आपका क्रेडिट मिलता है, इसको बोलते हैं री क्रेडिट, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट इस पोर्शन में, तो जनरली तो क्रेडिट अगर आप क्लेम करते हो रेसिपिएंट तो सप्लायर से मैच करते हैं, और मैच करने के बाद ही क्रेडिट मिलता है। तो मैच हो गया क्रेडिट तो आपको क्रेडिट पूरा मिल जाता है, बट अगर अनमैच रह गया तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 लाख का अपना लायबिलिटी दिखाएं और आप आईटीसी 1,20,000 का क्लेम कर रहे हो, हम दिखाएं सिर्फ 1 और आप 1,20,000, तो 1 लाख तो मैच खा गया, तो 1 लाख का पूरा ले लीजिए। 20,000 क्या है, अनमैच्ड, इसका तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर गवर्नमेंट आपको एक रिलैक्सेशन दिया है और बोला अनमैच्ड के लिए मैच्ड का मतलब 1 लाख का 10% आप ले सकते हो। पिछले टर्म ये 20% था, ध्यान दीजिएगा 20,000 का 10% नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं मैच्ड का मतलब 1 लाख का 10% मैक्सिमम। क्लियर है? तो ये था आपका सेक्शन 16 क्या था, हम रिपीट कर रहे हैं, ये है एलिजिबिलिटी, क्रेडिट देने का बात करेगा। नेक्स्ट, अब 17 क्या होगा, इनएलिजिबिलिटी, ये क्रेडिट नहीं देने का बात करेगा। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, तो 17(1) बोलता है अगर आप बिजनेस यूज करोगे तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, अगर आप नॉन बिजनेस यूज करोगे तो क्रेडिट नहीं देंगे। ऑब्वियस सा बात है। बिजनेस में भी अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे, मतलब आगे टैक्स दे रहे हो, तो पीछे आईटीसी देंगे, बट अगर एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, मतलब आगे टैक्स नहीं दे रहे हो, तो पीछे आईटीसी भी नहीं देंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, जब आप टैक्स नहीं भी देते हो फिर भी हम आपको आईटीसी दे देते हैं। वो क्या था, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट वगैरह। क्लियर? क्योंकि एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस नॉट द टैक्सेस मोटो था आपका। क्लियर? चल 17(3) 17(4) में थोड़ी देर में आ रहे हैं। 17(5) इंपॉर्टेंट, ब्लॉक्ड क्रेडिट। जनरली जीएसटी में हर चीज क्रेडिट मिलता है आपको, अगर आप रजिस्टर्ड आदमी हो सेक्शन 16 सेटिस्फाई कर रहे हो पूरा क्रेडिट लीजिए, बट 17(5) में कुछ आइटम्स लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बोलता है इसका क्रेडिट नहीं देंगे आपको, बिल्कुल रटना नहीं चाहिए आपको, एक लाइन बोलेंगे, अगर आप एक लाइन समझ गए तो 17(5) क्लियर हो गया। अगर जो भी आप गुड्स या सर्विस ले रहे हो वो आपके आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है, कोई भी चीज अगर आप लिए हो तो क्रेडिट मिलता है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में यूज नहीं हो रहा है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसको एक और तरीके से बोल दे, अगर आप किसी भी सामान के या किसी भी सर्विस के कंज्यूमर बन गए तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसटी का बर्डन किस पे होता है, कंज्यूमर पे। तो अगर आप कंज्यूमर बन जाओगे तो क्रेडिट नहीं देंगे, बात खत्म। तो अगर मान के चलो फर्स्ट केस हम अपना बात कर लेते हैं, हम अपने लिए कार परचेज करते हैं सेंटर आने जाने के लिए, कार के कंज्यूमर है हम, वो कार मेरे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में यूज नहीं हो रहा है, बिजनेस में यूज हो रहा है बट मेरे सप्लाई में यूज नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बोलता है ये तो कार के कंज्यूमर हो आप पे बर्डन रहेगा, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन सा कार, जिसमें 13 पर्सन्स का सिटिंग कैपेसिटी होता है इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, लेकिन अगर हम कार खरीद करके कार बेचें, तो कार खरीदें और कार बेचें तो ये मेरे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है, तो क्रेडिट मिलेगा। और अदर वे अगर आप सोच लो, तो कार खरीद करके कार बेच रहे हैं, मतलब हम कार के कंज्यूमर नहीं हैं, और कंज्यूमर नहीं है तो क्रेडिट मिलेगा। दूसरा एग्जांपल, हम कार परचेज करते हैं और भाड़े में देते हैं, अगेन कंज्यूमर नहीं है, मेरे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है, क्रेडिट मिलेगा। एक और केस, कार परचेज करते हैं और मेरा मोटर व्हीकल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, लोग को कार चलाना सिखाते हैं,
कंज्यूमर नहीं है, मेरे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है, क्रेडिट मिलेगा। क्या ये सब डिस्कशन सिर्फ कार के लिए? नहीं, वेसल एयरक्राफ्ट के लिए भी सेम है। बस ध्यान देने वाला बात है, कार में सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है तो रेस्ट्रिक्शन है, 13 से ज्यादा हो क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब अगर हम मान लो मेरे को शौक है बस से आएंगे जाएंगे घर, बस परचेज कर लेते हैं, गवर्नमेंट बोलता है कर लो आप, हम क्रेडिट दे देंगे। मोटिव क्या है? लोग पर्सनल यूज कर लेंगे बिजनेस के नाम पे कार वगैरह का, इसलिए उस पर रेस्ट्रिक्शन। बस, डंपर, ट्रक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, एक और बात, जो कार या जो मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट आप खरीदते हो और क्रेडिट नहीं है तो उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सर्विसिंग कराओगे तो भी क्रेडिट नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, री इंश्योरेंस करवाता है। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी जो कार का इंश्योरेंस किया है उसको और एक बार री इंश्योरेंस करा लेता है, इंश्योरेंस अकाउंटिंग में आप पढ़े हो, उस पर क्रेडिट मिलता है। मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरर कार को रिपेयर करवाएगा तो भी क्रेडिट मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा अगर फूड बेवरेजेस वगैरह खरीदते हैं, ऑफिस में स्टाफ का बर्थडे था, केक खरीदते हैं उसके लिए, बिजनेस के लिए, बट कंज्यूमर हो गए उसके हम लोग, क्रेडिट नहीं मिलेगा। फूड बेवरेजेस, केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, ठीक है, या कार खरीदें तो क्रेडिट नहीं है, तो कार भाड़े पे लेके आए तो भी क्रेडिट नहीं। बस ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी सर्विस या गुड्स लिए हो जो किसी एक्ट के अंदर में मैंडेटरी था, मान के चलो कोई एक्ट बोलता है कि आपको वुमेन इंप्लॉय को इवनिंग में पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देना होगा और उसके लिए हम कार भाड़े पे लिए किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, तब आपको क्रेडिट मिलता है। या फूड पैकेट खरीद करके फूड पैकेट बेचते हैं, मिलेगा क्रेडिट। जैसे कार खरीद करके कार बेच रहे थे, क्रेडिट मिला, तो सेम यहां भी मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप क्लब वगैरह का मेंबरशिप लेते हो, जिम वगैरह का, कंज्यूमर हो, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर में लेना पड़ा, मिलेगा। इंप्लॉइज को एलटीसी देते हो, कोई क्रेडिट नहीं है, बट किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर देना पड़ा, अगेन एक्ट, कोई एक्ट मैंडेटरी कर रहा है और उसके लिए आप कुछ कर रहे हो, तब तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, इसलिए वो लिखा है। नेक्स्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट। सुनिएगा अच्छे से, हम सीमेंट बालू लेते हैं और अपने लिए एक बिल्डिंग बना लेते हैं, क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि कल को जब भी बिल्डिंग बिकेगा तो आप बोलोगे नेगेटिव लिस्ट, तो इसलिए सीमेंट बालू का क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा। अगर सीमेंट बालू लाके खुद बिल्डिंग बनाए, क्रेडिट नहीं है, तो किसी को ठेके पे दिए कि बिल्डिंग बना दो, ठेके पे देना याद है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो भी क्रेडिट नहीं है। क्लियर है? लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को बेचते हो तो उस पर जीएसटी जाता है, तो प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में क्रेडिट मिलता था। ये था हमारा समरी, देख लीजिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठेके पे काम दो या खुद बनाओ बिल्डिंग का, नहीं मिलता क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी हो तो मिलेगा। और कौन सा पोर्शन नहीं मिलेगा? जो कैपिटलाइज्ड हो रहा है, बिल्डिंग का पार्ट है, उसका नहीं मिलेगा। रिपेयर वगैरह तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है तो आराम से क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट, इसके बाद कंपोजिशन स्कीम में कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, ब्लॉक्ड है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 27 में आएगा ये। बाहर से ये अगर अपने साथ, नॉन रेसिडेंट बाहर से अपने साथ कोई गुड्स लेके आता है तब तो क्रेडिट मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। गुड्स या सर्विस लेते हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके बाद ये पॉइंट याद रखिएगा जरूर, 17(5)(h), गुड्स अगर लॉस्ट है, डिस्ट्रॉयड है, स्टोलन है, ठीक है, तो राइट ऑफ कर दिया आप बुक्स में तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। या फ्री सैंपल्स है तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 4 फ्री आइटम पे आप टैक्स देते हो या 4 फ्री सप्लाई पे टैक्स देते हो, 7(1)(c) शेड्यूल 1, तो क्योंकि 4 फ्री पे टैक्स दे रहे हो तो आईटीसी मिलेगा। बाकी केसेस में आप फ्री पे टैक्स नहीं देते हो तो बाकी केसेस पे आईटीसी नहीं मिलता। क्लियर? इसके अलावा फ्रॉड वगैरह के थ्रू कोई सामान लियो तो ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट, इसके बाद रूल 42 43 था, और ये चीज आपको हम बता रखे हैं, ये डायरेक्टली एग्जांपल करिएगा जो हम लोग किए। पढ़ने में मेहनत लगता है, करते टाइम इजी है। अब ये रूल 42 43 क्या होता है? रूल नंबर वाइज याद रखना है, सुनिएगा अच्छे से। मान के चलो मेरे पास एक इनपुट ए है जो एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, तो उसका आईटीसी मिलेगा क्या? आप लोग नहीं, एग्जम्प्ट सप्लाई है, किस बात का आईटीसी? ठीक है, मेरे पास एक इनपुट सी है जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है, टैक्सेबल में क्रेडिट मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। हाउएवर मेरे पास एक इनपुट बी है जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो एग्जम्प्ट में भी यूज हो रहा है और टैक्सेबल में भी, तो क्या इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलेगा क्या, या पूरा मिलेगा क्या? नहीं, इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना होगा, और इसके लिए रूल 42 है, चाहे कॉमन इनपुट हो या इनपुट सर्विस हो। कैपिटल गुड्स यानी इनपुट इनपुट सर्विस का बात हो रहा है, क्लियर है? अब कैसे निकालते थे? पढ़ने में मेहनत, हम बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम्पल करोगे प्लेन है। तो आप क्या करते थे रूल 42 में? टोटल इनपुट में से जिस भी इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलना है हटाइए। किसका किसका नहीं मिलना है? जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट में यूज हो रहा है, या नॉन बिजनेस में यूज हो रहा है, या जो ब्लॉक्ड है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, हटाइए। टोटल में से जिसका पूरा क्रेडिट मिलेगा उसको भी साइड करिए, उसको क्यों डिवाइड करना, हो तो पूरा मिलेगा। कौन सा पूरा मिलेगा? ये वाला टैक्सेबल सप्लाई वाला। तो हम क्या कर रहे हैं? टोटल में से जिसका नहीं मिलना है हटा दिए, जिसका पूरा मिलना है हटा दिए। अब जो बचा ये है कॉमन, और कॉमन है तो इसमें से नॉन बिजनेस, नॉन बिजनेस के नाम पे 5% फिक्स है, हटा दीजिएगा, और बाकी के लिए प्रोपोर्शनेट यूनिटरी मेथड। मतलब अगर इस पे आईटीसी है 1 लाख और एग्जाम सप्लाई किए 10 लाख का, टैक्सेबल किए 20 लाख का, तो आप 1 लाख को 10:20 में डिवाइड कर दीजिए। 10 आम का दाम इतना है तो 5 का कितना? यूनिटरी मेथड। वही चीज यहां भी यूज करते हैं, बस इतना ही सही है। हम रिपीट करें, टोटल में से जिसका नहीं मिलना हटाइए, जिसका पूरा मिलना हटाइए। कॉमन आया, कॉमन में से नॉन बिजनेस के नाम पे 5% काटिए, और बाकी एग्जम्प्ट के लिए प्रोपोर्शनेट कर लीजिए, यूनिटरी मेथड। ये है रूल 42। 42 किसके लिए? इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए। नेक्स्ट, अब रूल 43 बात करता है किसके बारे में? कैपिटल गुड्स के बारे में। सेम सिस्टम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इनपुट तो जहां यूज हो गया खत्म, बट कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी का तो लाइफ लंबा होता है ना, तो यहां थोड़ा ध्यान देना होता है। रूल 43 में अगेन मान के चलो मेरे पास कैपिटल गुड्स 1 है जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट में यूज हो रहा है, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, एग्जम्प्ट है। कैपिटल गुड्स 2 है जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हो रहा है, उसका आप 100% आईटीसी ले लेते हो, यही ना? बट अगर कॉमन है तो, कॉमन मतलब जो टैक्सेबल में भी यूज हो रहा है और एग्जम्प्ट में भी यूज हो रहा है, तो क्या करें? ध्यान दीजिएगा, यहां पर गवर्नमेंट बोलता है पहले पूरा क्रेडिट ले लो। आप बोलोगे पूरा ले ले, गवर्नमेंट बोलेगा हाँ पूरा ले लो, बट खुश होने का बात नहीं है, हर महीना कुछ कुछ माइनस करते आना, वापस करते आना। आप बोलोगे कितना वापस करें हर महीना? तो हर महीना आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनेट यूनिटरी मेथड से निकालोगे, जैसा अभी देखे थे ना आम वाला। हर महीना प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करना और उसको माइनस करते आना। अब माइनस कैसे? आप तो पूरा ले चुके हो, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जीएसटी में अगर रिवर्सल होता है, रिवर्सल आप 100% आईटीसी ले लियो और कुछ माइन वापस करना है, तो वापस करने के लिए हम लायबिलिटी में जोड़ते जाएंगे, क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अगर कोई कैपिटल गुड्स था जो कि
पहले एग्जम्प्ट में यूज हो रहा था, एग्जम्प्ट में, और अब कॉमन में आ गया। अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब में डाला हुआ है डिटेल में, वहां से आप देख सकते हैं, ये रिवीजन के तौर पे बोल रहे हैं। तो अगर कोई चीज पहले एग्जम्प्ट में यूज हो रहा था, मतलब आप आईटीसी नहीं लिए थे, अब कॉमन में आ रहा है, तो क्या करें? तो गवर्नमेंट बोलता है इस केस में आप आईटीसी पूरा ले लो। अब आप बोलोगे कोई चीज एग्जम्प्ट में यूज हो रहा था, कुछ दिन बाद जाके कॉमन यूज में डाल दिए, तो पूरा आईटीसी क्यों मिल रहा है? पूरा नहीं मिल रहा है, एक बार के लिए पूरा आईटीसी लेते हो, और जितना दिन, ये जो इतना दिन गया ना, इसके लिए पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर 5-5% आप कैलकुलेट करते हो, याद है न्यूमेरिकल की। और पूरा आईटीसी ले लिया आप, और ये जो 5-5% करके आया ना, उसको लायबिलिटी में जोड़ देना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकता है, यूट्यूब में ऑलरेडी डाला हुआ ये पूरा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल के साथ। क्लियर है? तो आईटीसी लेते टाइम हम पूरा ले लेते हैं, और जो नहीं लेना चाहिए ना, उसको लायबिलिटी में जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आप आईटीसी क्लेम करते हो कैपिटल गुड्स पे, उसका लाइफ तो लंबा है, तो हम लोग जीएसटी में 5 साल फिक्स कर दिया गया है लाइफ, यही मानते हैं हम लोग 5 साल। 5 साल मतलब 60 मंथ। तो जो भी कॉमन आईटीसी आता है ना, कॉमन आईटीसी, फिर इसको आप डिवाइडेड बाई 60 करते हो। क्यों? क्योंकि ये तो मंथली आईटीसी। कंटिन्यू करते हैं, कुछ एरर आ गया था फाइल में, ठीक है। चलिए, तो अपने क्या देखे रूल 43 में कि जो कैपिटल गुड्स है जिसका फुल क्रेडिट मिलना है, उसमें तो टेंशन नहीं है, जिसको प्रोपोर्शनेट करना है उसको पहले आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 60 मारना है, ताकि वो मंथली क्रेडिट बन जाए, और मंथली क्रेडिट को फिर मंथली टर्नओवर में आप तोड़ देना। क्लियर है? चलिए अब यहां से देखते हैं रूल 43 अमेंडमेंट था इसमें। क्या अमेंडमेंट था एक बार चलो जल्दी से ये भी बता दें। ये वाला, ये जो एग्जम्प्ट से कॉमन यूज में गया ना, इस पे पहले हम लोग फुल क्रेडिट नहीं लेते थे, 5-5% काट के लेते थे। ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या बोले, फुल क्रेडिट ले लीजिएगा और 5-5% वाले को लायबिलिटी में जोड़ दीजिएगा, ये ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से रूल 43, जो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट में है उसका क्रेडिट मत लीजिए, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में है पूरा क्रेडिट लीजिए, और ये आ गया कॉमन। तो कॉमन का क्रेडिट लेंगे हम, लेकिन स्टेप 2 में देखिए कॉमन आईटीसी डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ताकि ये मंथली आईटीसी बन जाए, और फिर इसको प्रोपोर्शनेट, वो जो यूनिटरी मेथड में किए थे सेम वे कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका सेक्शन 17 कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 16 क्या था आपका एलिजिबिलिटी, 17 क्या था इनएलिजिबिलिटी, और 18 क्या है स्पेशल केसेस में बोथ एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी। क्या है स्पेशल केस? ये है स्पेशल केस। हो सकता है पहले आप जीएसटी में नहीं थे, ठीक है, और अब जीएसटी में जा रहे हो, मतलब पहले आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं किया था, या 10, 20, 40 जो भी है वो क्रॉस नहीं किया था, तो आप अनरजिस्टर्ड थे, अब क्रॉस कर गया, तो अब क्या लेना होगा, रजिस्ट्रेशन। अब जब आप अनरजिस्टर्ड थे इस पीरियड में, तो आईटीसी नहीं लेते होंगे, अब जब रजिस्ट्रेशन लिए तो आईटीसी मिलेगा। बस बात यहां का नहीं है, बात यह है कि कुछ स्टॉक आप पहले खरीदोगे जब आईटीसी नहीं मिल रहा था। अगर वो स्टॉक आज पड़ा हुआ है, आज मतलब जब आप जीएसटी में जा रहे हो, तो इन स्टॉक का आईटीसी आप लिए नहीं हो, बट अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो जब भी ये स्टॉक निकलेगा जीएसटी जाएगा, तो लॉजिकली इस स्टॉक का आपको आईटीसी मिलना चाहिए। ठीक है, उल्टा केस भी हो सकता है, आप जीएसटी में थे, अब जीएसटी से बाहर जा रहे हो, अब अगर जीएसटी में थे तो आईटीसी लिए होगे, बाहर जा रहे हो तो आईटीसी वापस करना पड़ेगा, तो यही है स्पेशल केस। अब ध्यान देने वाला बात क्या है, इसको अपने चार्ट से देखते हैं, ये रहा, सुनिएगा अच्छे से। यहां तो पहला प्लेन लिखा हुआ है सेक्शन 16 का, रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलता है, और आईटीसी आपके ई क्रेडिट लेजर में चला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अच्छे से सुनना, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, आपका टर्नओवर 10, 20, 40 लाख अभी क्रॉस कर रहा है, तो जिस दिन क्रॉस किया उसके
एक दिन पुराना स्टॉक पे क्रेडिट मिलेगा। मतलब अगर 1 जनवरी को हम लाइबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 1 जनवरी से तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट 31 दिसंबर का स्टॉक इनपुट का, उसका भी क्रेडिट मिलेगा, चाहे इनपुट इनपुट के तौर पे हो, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स के तौर पे हो, इनपुट फाइनल गुड्स में कंटेन्ड हो, इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड थे, मान के चलो आप सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड थे और 9 में जा रहे हो, रजिस्टर्ड हो, तब आपको इनपुट के साथ कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप रजिस्टर्ड हो, जैसे यहां देख लीजिए 10 से 9 में गए, या आपका एग्जम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल हो गया, तो इनपुट का तो मिलेगा ही, एज वेल एज कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। बट जितने दिन कैपिटल गुड्स आप पहले यूज कर लिए, उसका 5% डेप्रिसिएशन काटिएगा पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर बोल के। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो कैपिटल गुड्स नहीं मिलेगा, सिर्फ इनपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और एक बात, हाँ उल्टा केस का बात कर ले। अगर आप मान के चलो पहले रजिस्टर्ड थे, आईटीसी ले रहे थे, और अब जीएसटी से निकल रहे हो, तो उस केस में जितना भी आईटीसी पड़ा हुआ वापस करना होगा। कौन सा आईटीसी? इनपुट का, चाहे इनपुट इनपुट के तौर पे हो, सेमी फिनिश गुड्स के तौर पे हो, या फिनिश गुड्स के तौर पे हो। क्लियर है? और अगर ये सब वापस करने के बाद आईटीसी पड़ा रह गया तो वो लैप्स कर जाता था। क्लियर है? अब ध्यान देने वाला बात क्या है, कैपिटल गुड्स का कैसे वापस करें। अच्छे से सुनिएगा, लोग को यहां कंफ्यूजन रहता है। हम यहां पे लिख रहे हैं, पहला केस हम जीएसटी में नहीं थे और अब जीएसटी में जा रहे हैं। जब आप जीएसटी में जाते रहते हो ना, तो आपको कैपिटल गुड्स का बात कर रहे हैं हम, कैपिटल गुड्स का आईटीसी कैसे मिलेगा? आईटीसी में से 5% पर क्वार्टर का माइनस करके जो भी आएगा उसका आप क्रेडिट ले लीजिएगा। हाउएवर आप जीएसटी में थे और जीएसटी से निकल रहे हो, अगर जीएसटी से बाहर जा रहे हो, तो इस बार वापस करना होगा कैपिटल गुड्स का। हाउएवर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5% लेस करके कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर आपका आईटीसी था मान लो 20,000 का, और कैपिटल गुड्स 40 मंथ यूज कर लियो आप, 40 मंथ यूज हो चुका है, तो 20 महीना ही तो यूज नहीं किए ना, तो यहां पर आप बोलोगे 20,000 का आईटीसी 60 मंथ के लिए था, 40 आप सही यूज किया तो 40 का रहने दीजिए क्रेडिट, 20 का प्रोपोर्शनेट वापस करिएगा। तो हम रिपीट कर रहे हैं, जब आप जीएसटी में आते हो तो हम 5% काट करके देते हैं, जब जीएसटी से जाते हो तो 60 मंथ वाला कैलकुलेशन होता है। और अगर आप प्लांट एंड मशीनरी बेच दोगे तो, या हम लिख के बता रहे हैं आपको, आप कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी सेल करते हो तो आपको हायर ऑफ 2 पे करना होता है। हायर ऑफ 2 क्या क्या? एक तो प्लेन जीएसटी ऑन टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लेन, या रेड्यूस्ड आईटीसी। अब आप बोलोगे रेड्यूस्ड आईटीसी कैसे निकले, तो ध्यान रखिएगा यहां ऑप्शन दे दिया गया आपको, आप 5% वाला सिस्टम लेस करके करना चाहो वो कर सकते हो, या डिवाइड बाई 60 करना चाहो वो भी कर सकते हो। हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं न्यूमेरिकल, ध्यान रखिएगा दोनों तरीके से। ठीक है, तो ये था सेक्शन 18 का। एक और बात 18 में एक ध्यान रखने वाला बात ये भी है कि अगर आप पुराना सामान पे क्रेडिट लेना चाह रहे हो, जो बोले ना पहले क्रेडिट नहीं लिए अब जीएसटी में जा रहे हैं तो एक दिन पुराना क्रेडिट स्टॉक पे क्रेडिट लेंगे, तो 1 साल के अंदर होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको नहीं मिलता था क्रेडिट। तो ये बात खत्म हो गया आपका 16 to 18। 16 क्या था? एलिजिबिलिटी। 17 क्या था? इन एलिजिबिलिटी। 18 क्या था? स्पेशल केसेस में एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी बोथ। क्लियर है? चलिए जल्दी से एक बार नंबर पे बात किया जाए। लिख रहे हैं, यहां से पूरा का पूरा नंबर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 का 1 and 2 तो फिक्स्ड है, टाइटल डेफिनेशन। 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, 7 में सप्लाई है और 8 में मल्टीपल सप्लाईज है, 9 और 10 में लेवी है, 9 में नॉर्मल लेवी, 10 में कंपोजिशन लेवी।
लेवी के बाद आता है लेवी लेस एग्जम्पशन, तो एग्जम्पशन होता है 11 में, और लेवी लेस एग्जम्पशन इज इक्वल टू कलेक्शन। कलेक्शन के लिए पढ़ते हो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर 12 to 14। कलेक्शन के लिए वैल्यू चाहिए होगा 15 में, और जो भी जीएसटी आया उसको क्रेडिट के थ्रू पेमेंट करिएगा 16 to 21 का आईटीसी। अब क्रेडिट से तो पे कर देंगे, लिमिट क्रेडिट लेने के लिए तो रजिस्ट्रेशन लगेगा, तो 22 से लेकर 30 तक आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन।